13 अप्रैल 1919 अमृतसर। बैसाखी का दिन। खुशी और उल्लास के बीच एक बगीचा, जलियांवाला बाग। कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे खूनी गवाह बनने वाला था। यह कहानी सिर्फ एक नरसंहार की नहीं है, यह कहानी है उस क्रूरता की, उस प्रतिशोध की जिसने भारत की आज़ादी की दिशा बदल दी और भारत की स्थिति को चकनाचूर कर दिया। लेकिन यह सब क्यों हुआ? इस त्रासदी की जड़ में था रोलैक्ट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से भारत ने उम्मीद की थी आज़ादी की, पर उन्हें मिला एक दमनकारी कानून। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक कैद करने की खुली छूट दे दी थी। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून कहा गया। इस क्रूर कानून का पूरे देश में जमकर विरोध शुरू हुआ। पंजाब के अमृतसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया जब स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते विरोध को दबाने के लिए 15 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर हजारों लोग स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ बैसाखी मनाने आए थे तो कुछ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाग की बनावट के अनुसार बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जब इस सभा की सूचना मिली तो वह लगभग 90 सैनिकों को लेकर बाग में पहुंचा। डायर ने तुरंत उस एकमात्र निकास का द्वार बंद करवा दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया था। सिर्फ 10 मिनट में 1650 राउंड की गोलियां चलाई गई थी। जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। सैकड़ों लोग बाग में मौजूद कुएं की तरफ भागे, एक दूसरे के ऊपर छलांग लगाते रहे। कई लोग कुएं में कूदकर डूब गए। आज भी इस कुएं को शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों की मौत और 1100 लोगों की घायल होने की पुष्टि की थी, लेकिन भारतीय अनुमान के अनुसार माने तो 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोगों घायल हुए थे। नरसंहार के बाद भी क्रूरता रुकी नहीं। मार्शल लॉ के तहत जनरल डायर ने अमृतसर में लोगों को घुटनों के बल रेंग कर चलने का अमानवीय आदेश दिया, जिसे रेंगने का आदेश कहा गया। पंजाब के कसूर जैसे स्थानों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की घटनाएं भी दर्ज की गई। जब इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग बैठा तो जनरल डायर ने बिना किसी पछतावे के अपनी क्रूरता स्वीकार की। उसने कहा था कि उसका उद्देश्य केवल सभा को भंग करना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब में अपना आतंक फैलाना और बागियों का मनोबल तोड़ना था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने डायर को सिर्फ जबरन सेवानिवृत्ति यानी फोर्स्ड रिटायरमेंट दी। हैरानी की बात तो ये थी कि ब्रिटेन के एक रूढ़िवादी अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के समर्थन में 26,000 पाउंड का चंदा भी इकट्ठा किया था। इस नरसंहार ने भारतीयों को हिलाकर रख दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि तुरंत लौटा दी। महात्मा गांधी का ब्रिटिश न्याय में अब बचा कुचा विश्वास भी टूट गया था। इस घटना के बाद उन्होंने शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ बन गया। इस क्रूरता को अपनी आंखों से देखने वाला एक युवा बदला लेने की प्रतिज्ञा लेता है। उनका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जानते थे कि गोली चलाने वाला जनरल डायर नहीं, बल्कि पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ही इस नरसंहार का असली मास्टरमाइंड था।
पूरे 21 साल तक इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी। उन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा किया था। कोर्ट में ऊधम सिंह ने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। यह नाम हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता का प्रतीक था। यह बताने के लिए कि यह बदला किसी एक का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, यह आज़ादी के लिए दिए गए खून और बलिदान की अमर गाथा है। हमें यह याद दिलाता है कि यह स्वतंत्रता उपहार में नहीं मिली बल्कि शहीदों के संघर्ष से हासिल हुई है। हमें इस आज़ादी की कीमत को समझना होगा। आप इस बलिदान और विरासत को कैसे देखते हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।